जनजातियों के एवं अत्यंत पिछड़ी जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ एवं विशेषताएं, प्रमुख नृत्य उनके और प्रमुख व्यक्तित्व, उनमें कौन महान पुरुष पैदा हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा मध्य प्रदेश का मैप। आप जानते ही होंगे, ये है उत्तरी मैदान, यानी मध्य भारत का क्षेत्र है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है पश्चिमी क्षेत्र, जिसे हम मालवा का क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद ये है हमारा मध्य क्षेत्र, जो कि मालवा में आता है। इसके बाद ये है हमारा दक्षिणी क्षेत्र, जो कि सतपुड़ा जो श्रेणी है उसमें आता है। इसके बाद ये पूर्वी क्षेत्र है, जो हमारा बघेलखंड और बुंदेलखंड में आता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं इनमें कितने ज़्यादा कौन है, कौन सी किसकी ज़्यादा जनसंख्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रमुख बिंदु लिखे हुए हैं एससीज और एसटीज। तो देखिए दोस्तों, संविधान में परिभाषित है जिनके लिए कहाँ संविधान में जगह है। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 366 के खंड 24 में इनके लिए जगह है। इसके बाद जो एसटी हैं उनके लिए दोस्तों अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जगह है। इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान में वर्णित कहाँ पर है, इनकी परिभाषा तो यहाँ पर आ गई, लेकिन वर्णित कहाँ पर है, तो आर्टिकल 341 में इनके लिए है और अनुच्छेद 342 में इनके लिए जगह है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में जनसंख्या, तो जो एससी है उनकी कितनी जनसंख्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15.6% यहाँ पर उनकी जनसंख्या है। इसके बाद एसटीज की कितनी जनसंख्या है दोस्तों एमपी में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 21.1%। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, जो एससी हैं वो सर्वाधिक जनसंख्या में कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंदौर जिला में रहते हैं। इसके बाद जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो धार जिले में रहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, न्यूनतम संख्या कहाँ पर है किसकी, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा झाबुआ जिला है, तो उसमें इनकी सबसे कम जनसंख्या है, यानी देखिए दोस्तों झाबुआ। इसके बाद भिंड, यहाँ पे जो हमारा एमपी है उसमें यहाँ पे भिंड पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पर उनकी जनसंख्या कम है। इसके बाद मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त कुल जनजातियाँ कितनी हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 48 जनजातियाँ मान्यता प्राप्त हैं और यहाँ पे 46 जनजातियाँ मान्यता प्राप्त हैं एसटी में। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजातीय क्रम भील, गौंड व कोल हैं, यानी कि जो उनकी मुख्य जनजातियां हैं वो एसटीज की वो कौन सी हैं, जनसंख्या के आधार पर भील, गौंड और कोल हैं, जो सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1995 में। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2003 में से कीर कौन सी जाति, कीर जाति, मीना जाति और पारधी जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया था। इसके बाद इसीलिए वर्तमान में एसटी की संख्या, यानी कि अनुसूचित जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश में 43 रह गई है, पहले थी 46। इसमें से कितने कम कर दिए गए हैं, 3 जनजातियां कम कर दी गई हैं। कौन कौन सी हैं, कीर जनजाति, मीना जनजाति और पारधी जनजाति है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय संबंधी संग्रहालय, यानी जो जनजातियां थी उनके संग्रहालय कहाँ पर हैं, तो अब वो देखिए। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो में जनजात राज्य जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है, राज्य के स्तर का। इसके बाद देखिए दोस्तों, जिला स्तर के संग्रहालय कहाँ कहाँ पर है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। इसके बाद आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय खजुराहो में है।
इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो क्या है, मध्य प्रदेश के जनजातीय विकास प्राधिकरण। तो ये किस किस क्षेत्र में लागू हैं ये प्राधिकरण, तो अब वो देखिए आप। तो देखिए दोस्तों, शहरिया विकास प्राधिकरण, जो शहरिया के लिए जो विकास का प्राधिकरण है वो कहाँ पर है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जो इनके लिए बहुल क्षेत्र है इनका, और इनके लिए ज़्यादा विकास कार्य यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद बैगा जनजाति का विकास क्षेत्र, बैगा जनजाति का विकास प्राधिकरण क्या है या इनका क्षेत्र क्या है, तो देखिए दोस्तों, तो इनका क्षेत्र है मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर और उमरिया है। इनका पूर्वी क्षेत्र हो गया, इनका उत्तरी क्षेत्र हो गया इनका, किनका शहरिया जनजाति का उत्तरी क्षेत्र हो गया, और इनका पूर्वी क्षेत्र हो गया। इसके बाद आती है भारिया विकास प्राधिकरण, क्षेत्र कौन सा है, छिंदवाड़ा, तो ये भी कौन से क्षेत्र में आ गया दोस्तों, पूरब उत्तर क्षेत्र में आ चुके हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है जनजातियों का बहुल क्षेत्र क्या क्या है, तो देख सकते हैं आप। श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में शहरिया जनजाति आती है, इसीलिए यहाँ तक आती है दोस्तों शहरिया जनजाति, यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों वहाँ पर लिखा था, अभी हमने पढ़ा था नेक्स्ट पेज में, कि श्योपुर, भिंड, मुरैना, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, इन क्षेत्रों में, और दतिया, इन क्षेत्रों में क्या है, शहरिया जनजाति का विकास प्राधिकरण लागू है यहाँ पे। इसके बाद देखिए दोस्तों, और खैरवाड़ जनजाति कहाँ पर है, छतरपुर, पन्ना में है। इसके बाद कोल जनजाति कहाँ पर है, तो देख सकते हैं आप, सीधी शहडोल में है। इसके बाद सोर जनजाति कहाँ पर है, कैमूर हिल्स में है। इसके बाद पारदी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये जनजाति रायसेन में मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी देखने को मिलेगी राजस्थान के क्षेत्र में। इसके बाद देखिए दोस्तों, बैगा जनजाति कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बहारिया जनजाति कहाँ पर है, तो बहारिया जनजाति है पातालकोट, छिंदवाड़ा में है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कोरकू जनजाति, तो ये दोस्तों हमारी खंडवा और बैतूल में है। इसके बाद भील जनजाति, जो कि सर्वाधिक जनजाति है मध्य प्रदेश की, वो कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब चलते हैं एक एक करके, हम सभी जनजातियों को एक बार देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं भील जनजाति, भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। क्या दोस्तों, भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है, यानी बील, जो बील की पत्ती वाला बील होता है वो वाला बील से बना है, जिसका अर्थ है धनुष, यानी द्रविड़ भाषा में बील को क्या कहते हैं, धनुष कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इतिहासकार कर्नल टोड ने भीलों को बनपुत्र एवं इतिहासकार टॉमजी ने तीरंदाज कहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 59.93 लाख है, यानी कि 59,93,000 है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। इसके बाद देखिए दोस्त, यानी 39% है। विस्तार कहाँ पर है इनका, तो मैंने आपको अभी बताया था कि भील जनजाति कहाँ पर है, धार में है, झाबुआ में है और अलीराजपुर में है। तो देख सकते हैं आप, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो हमारा इंदौर तरफ का क्षेत्र है, तो उसमें
ये जनजाति आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपजातियाँ क्या हैं इनकी, तो इनकी जो भील हैं उनकी उपजातियाँ क्या हैं, तो पटालिया, परेला, भिलाला, उजला, तंडवी और रतियास। तंडवी दोस्तों वो शहरी जनजाति है, सॉरी, वो भील जनजाति है जिसने औरंगजेब के समय पर क्या कर लिया था दोस्तों, धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, विवाह एवं उत्सव कौन सा मनाया जाता है इनका, तो देख सकते हैं आप, इनका विवाह उत्सव मनाया जाता है भगोरिया। भगोरिया उत्सव मनाया जाता है दोस्तों इनमें। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट आगे, प्रमुख देवता कौन से हैं इनके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजपंथा, भीलट देव, बाबदेव हैं। इसके बाद इनका नृत्य क्या है, तो भगोरिया इनका नृत्य है। इसके बाद अब देखिए आप इनकी विशेषताएं, तो दोस्तों इनकी जो कृषि है, इनकी धूम कृषि, चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी है, जो हम बुंदेली भाषा में जिसको बोलते हैं महिरी, तो वो है। इसके बाद ये गहना प्रिय जनजाति है, यानी जिन्हें आभूषण बहुत ही पसंद हैं। आपने देखा भी होगा, जहाँ पर भील रहते हैं उनकी महिलाएं अधिकतर आभूषण पहनती हैं। इसके बाद भीलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है, जो कि दोस्तों हमारे पास में भी रहते हैं कुछ लोग इसी समुदाय के। इसके बाद द भील पुस्तक के लेखक टी.वी. नायक हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इन्हें कपड़े कौन से पसंद हैं, तो नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। तो इन्हें संभवतः इन्हें पसंद है, तो इसीलिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद गबरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पंजादरी है, जिसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग में शामिल कर लिया गया है, यानी प्रस्तावित है, अभी फिर कर लिया ही जाएगा वो तो थोड़े दिनों बाद। इसके बाद बेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है, यह में आयोजित होता है। इसके बाद पितौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख कलाकार पेमा फात्या हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, भील जनजाति घोड़ों और सर्प की पूजा करते हैं, यानी जो भील जनजाति के लोग हैं वो घोड़ों की पूजा करते हैं, हॉर्स की पूजा करते हैं और सर्प की पूजा करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें तांडवी भील के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है। इसके बाद भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होती है, यानी निपुण होते हैं। तो दोस्तों अभी इन्हें इसके लिए ही इन्हें क्या कहा गया था, इन्हें इसके लिए ही इन्हें कहा गया था दोस्तों बनपुत्र और तीरंदाज कहा गया था, क्योंकि टॉम टॉलमी ने इन्हें क्या कहा था, तीरंदाज कहा था, इसीलिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, भगोरिया उत्सव कब मनाया जाता है, तो देखिए मालवा क्षेत्र में स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित होता है। इसके प्रमुख क्रमशः 3 चरण गुलालिया, गोल और गधेड़ों व उजाड़िया होते हैं, जो कि आपने अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपका अब रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, हमारे पास आती है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, जो कि कौन सी है, गोंड जनजाति है। गोंड की उत्पत्ति क्रोण शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत। क्रोण का अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 50,93,000 है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33% है, यानी 33% है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं इनका विस्तार कहाँ पर है, नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में इनका जो बहुल्य क्षेत्र है। इसके बाद विवाह पद्धति कौन सी है, दूध लोटावा और लमसेना विवाह है। लमसेना विवाह क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत ही उनका ब्याह किया जाता है, यानी शादी की जाती है। इसके बाद पटौनी विवाह और पोलीथर विवाह और चढ़ विवाह इनमें प्रचलित हैं। इसके बाद प्रमुख देवता कौन से हैं, तो इनके देवता हैं बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर, यानी जो अगरियों का देवता लोहासुर है। इसके बाद प्रमुख पर्व कौन से हैं, इनके त्योहार कौन से हैं, तो देखिए मेघनाथ त्योहार, मड़ई, दारूकाज, बिद्री और बकपंती इनके प्रमुख त्योहार हैं। प्रमुख नृत्य कौन से हैं, सैला नृत्य, गैणी और कर्मा नृत्य हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इन जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो आप देख सकते हैं व्यवसाय के आधार पर। दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, 1 मिनट में। तो दोस्तों अब आगे आप देख सकते हैं, हम देख रहे थे इनके व्यवसाय के क्षेत्र पर गौण जनजाति का वर्गीकरण। तो देखिए यहाँ पर सबसे विद्वान व्यक्ति कौन सी जनजाति में है दोस्तों, यानी प्रधान, जो मुखिया होते हैं प्रधान, यानी विद्वान व्यक्ति, तो यहाँ पर पूजा पाठ करने वाले। इसके बाद ओझा जनजाति है, जो क्या करती है, तांत्रिक कार्य करने वाले होते हैं। इसके बाद सोलहस, जो बढ़ई का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, संपत्ति के आधार पर जनजाति, तो राजगोंड हैं और धुरगोंड हैं। राजगोंड कौन है दोस्तों, जो अधिक संपत्ति वाले हैं, अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। इसके बाद धुरगोंड कौन है, जो कम संपत्ति वाले हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी जनजाति समूह है। इसके बाद 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम में शामिल किया गया है। इनका मोहल्ला टोला कहलाता है। ये गुदना प्रिय जनजाति है। आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास होंगे तो इनकी महिलाओं के हाथ में ज़्यादातर बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फूल बने होते हैं हाथ में। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे आगे देखते हैं। गोंड जनजाति अपने आप को कोयतूर या कोयतोर मानती है। गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं हैं गोंडी, टोरली, हल्बी और भतरी हैं। इसके बाद गोंड जनजाति के प्रधान शाखा सर्वाधिक शिक्षित, देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये सबसे ज़्यादा लिटरेट व्यक्ति हैं, प्रधान।
इसके बाद अब आती है कोल जनजाति, जो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो देखिए, कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी है? 11,67,000 यानी 11.67 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 62% है। कोयले के नाम से लिप्त होने के कारण या कोयले के काम में लिप्त होने के कारण इनका नाम कोल जनजाति या कोल पड़ा है। इसके बाद इनका विस्तार कहाँ पर है? तो यहाँ पर इनका विस्तार है सीधी, सिंगरौली और शहडोल में है, जहाँ पर कोयला निकाला जाता है। इनकी उपजातियाँ कौन सी हैं? तो आप देख सकते हैं, उपजातियाँ हैं रोहिया, रोतेला और भवतिया और रेवरिया हैं। इसके बाद विवाह पद्धति क्या है? तो जो हिंदुओं का विवाह है, उनकी प्रथा के अनुसार इनका भी विवाह होता है। प्रमुख देवता कौन से हैं इनके? तो ठाकुर देव, सूर्यदेव, इंद्रदेव और चंद्रदेव हैं। इसके बाद प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इनका नृत्य है कोल दहका। इसके बाद देखिए दोस्तों, इनकी विशेषताएं क्या है? तो इनकी विशेषताएं हैं, पंचायत को गोहिया कहा जाता है, ठीक है। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मुकद्दम कहा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था कोयला की खान पर निर्भर करती है और रामायण काल की जो सबरी थी वो कोल जनजाति की थी। इसके बाद कोरकू जनजाति आती है, मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कोरकू जनजाति। तो कोरकू क्या है? तो ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के आधार पर इनकी जनसंख्या लगभग 7.3 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 4.7% है। कोरकू का अर्थ है मानव का समूह या मानवों का समूह, जो एक साथ समूह में रहते हैं। इसके बाद यानी मोहल्ले के टाइप में रहते हैं, एक साथ समूह में कहीं भी जाते हैं तो समूह में ही रहते हैं। इसके बाद विस्तार कहाँ पर है? सतपुड़ा क्षेत्र के बैतुल में है, खंडवा में है और होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में है। प्रमुख देवता कौन से हैं? तो चंद्रमा देव, डोंगर देव और बटुआ देव हैं इनके प्रमुख देवता। इसके बाद प्रचलित विवाह पद्धति कौन सी है? राजी बाजी और चिबोड़ा पद्धति है। इसके बाद उपजातियां कौन सी हैं? बाबरिया जो बैतूल जिले के कोरकू हैं, भंदोरिया जो पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू हैं और दुलारिया जो हरदा खंडवा के जिले के कोरकू हैं। इनके नृत्य क्या है? चटकोरा इनका प्रमुख नृत्य है। और पर्व कौन सा मनाते हैं? तो ये झंडा यानी मेघनाथ होली के समय मनाया जाता है। ये इनका मुख्य त्योहार है, कौन सा? मेघनाथ, ये से झंडा बोलते हैं। इसके बाद खम्ब स्वयं इनका प्रसिद्ध नाट्य है। और देखिए दोस्तों, ये इनका वर्गीकरण इसी के आधार पर किया गया है। ये 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? तो राज कोरकू, पात पतरिया और मोवासी। जो धन में ज़्यादा होते हैं वो धनाट्य वर्ग, जो काम ज़्यादा करता है जो मजदूर वर्ग, और जो अपराध करता है वो अपराधी वर्ग है। इसके बाद सिडोली प्रथा, इनकी दोस्तों इनमें एक प्रथा होती है, क्या है? यह कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। तो दोस्तों जो हाँ बहुत सारी क्या है दोस्तों, जातियाँ बोलते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा मुस्लिमों में वो एक जो गाड़ते हैं वो वहाँ पर वो एक चौतरा टाइप का बना देते हैं, उसके ऊपर एक लगा देते हैं और उस पर नाम लिख देते हैं। इसी प्रकार हिंदुओं में एक चबूतरा बना देते हैं जलाने के बाद उस जगह पे, और वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी लगा देते हैं कुछ लोग, कुछ किसी किसी की, और वहाँ पर लिख देते हैं। इसी प्रकार इनमें भी यही करते हैं, सिर्फ यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मेघनाथ उत्सव, तो देखिए यहाँ पर कब मनाया जाता है और
क्या इनमें प्रमुख है? तो ये मुख्य रूप से गोंड और कोरकू जनजाति का त्योहार है। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर चलता है। इसे झंडा या खम्ब स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारी पांचवी जनजाति कौन सी है? तो वो है दोस्तों हमारी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश में पांचवें नंबर पर आती है, जो कि हमारे दोस्तों जो मध्य भारत है उसमें पाई जाती है। तो देख सकते हैं आप सहरिया जनजाति, जो दोस्तों हमारे पास में भी रहते हैं। इस जनजाति के बहुत सारे लोग, उनका एक गांव भी बसा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, यह मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है। विस्तार कहाँ पर है इनका? तो उत्तरी मध्य प्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर व शिवपुरी और गुना, और दोस्तों ग्वालियर, दतिया और भिंड, मुरैना में भी पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, विवाह पद्धति है। हिंदू प्रथा के अनुसार इनके प्रमुख देवी देवता कौन से हैं? तो तेजा जी हैं, सीता माता और भैरव देव हैं। इसके बाद प्रमुख नृत्य कौन से हैं? लहुंगी और रागिनी और दुलदुल घोड़ी है। इसके बाद विशेषता क्या है इनकी? तो इनका घर या मोहल्ला सहराना या गांव सहरोल कहलाते हैं। और सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। भारत का इथोपिया किसे कहा गया है? तो दोस्तों हमारा जो सर्वाधिक कुपोषित क्षेत्र है सहरिया जनजाति का, श्योपुर जिला, उसे हम भारत का इथोपिया कहते हैं। तो आप देख सकते हैं सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसीलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर सहरिया जनजाति का बहुल्य जिला को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा गया है। इथोपिया में दोस्तों बहुत जनसंख्या में लोग संक्रमित पैदा होते हैं और कुपोषित पैदा होते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अब आती है हमारी बहारिया जनजाति। विस्तार कहाँ पर है? पातालकोट छिंदवाड़ा में है। कुल 12 गांव हैं इनके छिंदवाड़ा जिले में। इसके बाद इनकी उपजातियां है भूमिया और बुईहरा। विवाह पद्धति कौन सी है? लम सेना और दूध लुटाबा। इसके बाद इनके देवता कौन सा है? बूढ़ा देव और नागदेव हैं। प्रमुख पर्व और त्योहार कौन से हैं? तो इनका प्रमुख पर्व है खिचड़ी, जो दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे उसे परमा कहते हैं, जिस दिन गोवर्धन की पूजा होती है। इसके बाद प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो भडम और सेतम हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इन्हें ही बेगा भी कहा जाता है। बेगा बहारिया जनजाति के भोजन। तो सुबह का भोजन क्या कहलाता है? बासी कहलाता है। दोपहर का भोजन पेज कहलाता है। शाम का भोजन ब्यारू कहलाता है। दोस्तों हमारे यहाँ भी कुछ लोग इसे ब्यारू बोलते हैं, सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके बाद बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा है, इनका प्रदेश के स्तर पर जिले के स्तर पर संग्रहालय और राज्य के स्तर पर इनका संग्रहालय भोपाल में है। जिले का स्तर पर कहाँ कहाँ पर है? तो ये एक तो है दोस्तों, एक तो यहाँ पर बादल भोई है और एक है दोस्तों कहाँ पे? तो मैं आपको बताता हूँ इनका संग्रहालय। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक संग्रहालय है इनका छिंदवाड़ा में और एक है खजुराहो में। और ये बादल भोई सिंह बालक कहाँ पर है? तो ये है छिंदवाड़ा में। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1954 में ट्राइबल्स म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई थी। 1997 में इनका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया था। इसके बाद इस संग्रहालय में बहारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आती है हमारी बेगा जनजाति। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में।
आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो इनका परिचय क्या है? यह मध्य प्रदेश के अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल है। ये प्राकृति पुत्र या बिछावार की भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृति पुत्र या बिछावार भी कहा जाता है। विस्तार इनका कहाँ पर है? बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में है। उपजातियां क्या हैं इनकी? राय मैना, काट मैना और नरोथिया और भरोतिया हैं। इसके बाद विवाह पद्धति क्या है? लमसेना, चढ़ विवाह और पेटुल विवाह हैं। प्रमुख नृत्य कौन से हैं? परधौनी, कर्मा। कर्मा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ये वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड है, उसमें भी शामिल किया गया है। और सजनी, दीवानी और बिलाप नृत्य भी किया जाता है। इसके बाद इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो आप देख सकते हैं विशेषताएं। तो इनकी कृषि झूम कृषि होती है, उसे क्या कहे? दहिया अथवा बेबर कहलाती हैं। बैगा जनजाति रातौना पर्व में मधुमक्खियों की पूजा करती हैं। बैगा जनजाति शहद पर्व भी मनाती हैं, क्योंकि दोस्तों जब ये मधुमक्खियों की पूजा कर रही हैं तो शहद का पर्व भी मनाएंगी। इसके बाद यह जनजाति साल वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि इनमें बूढ़ा देव का निवास होता है। द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियार एल्विन हैं। इसके बाद इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है। इनके पंचायत का मुखिया मुकद्दम होता है। इनके पंचायत का मुखिया मुकद्दम होता है। यह लोग कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते। मान्यता है कि क्योंकि इससे धरती माता की छाती कटती है, इसीलिए ये किसका प्रयोग नहीं करते? हल का प्रयोग नहीं करते। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है और वनों पर यह अपना अधिकार समझते हैं। मोटे अनाज और चावल से यह अपना मांड बनाकर खाते हैं। तो बैगा जनजाति के देवता कौन कौन है? ठाकुर देव, जो जो गांव या सृष्टि की रक्षा करने के वाले देवता हैं। इसके बाद बूढ़ा देव कौन है? जो पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। इसके बाद दूल्हा देव कौन है? जो बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता हैं। समाचार के पन्नों से दोस्तों क्या है? आप देखिए, आदिम जाति कल्याण विभाग विभाग का नाम अब जनजातीय कार्य विभाग होगा। इसके बाद 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, नृत्य क्या है इनका? तो कर्मा नृत्य बैगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख शैलियाँ कौन सी है? लंगड़ा, झूमर और रागिनी तथा झरनी है। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं कौन सी जनजाति पे दोस्तों? 8वें नंबर की जनजाति पर पहुंच गए हैं, जो कौन सी है? मूड़िया जनजाति है। तो देख सकते हैं आप मूड़िया जनजाति के बारे में। मुड़िया जनजाति, तो देखिए मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा में पाए जाने वाली जनजाति है। इनका प्रमुख नृत्य गौर है। गौर नृत्य को बैरियार एल्विन ने श्रेष्ठ नृत्य कहा है। मुंडिया एंड देयर गोटुल पुस्तक के लेखक बैरियार एल्विन हैं। युवा गृह क्या है दोस्तों? यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। युवा गृह कहाँ कहाँ पर हैं? तो देखिए कौन कौन से हैं? तो गोटुल यानी चेलिका मोटी यारी मुड़िया जनजाति में है। रंगबंग भारिया जनजाति में, और घुमकुरिया कहाँ पर? उराव जनजाति में है। अब आता है दोस्तों हमारा बंजारा समुदाय। तो यह घुमंतू समुदाय है दोस्तों। आपने कहीं भी देखा होंगे तो बंजारे जो हमारे पास में भी रहते हैं बंजारे, तो ये दोस्तों काम करने के लिए दूर दूर निकल जाते हैं।
घर द्वार को ऐसा ही छोड़कर। इसके बाद अब आती है हमारी इसी जनजाति में नेक्स्ट इनकी विशेषता है। यह विशेषता है मध्य प्रदेश की सीमा पर पाए जाने वाली समुदाय है। इसके बाद इनके प्रमुख नृत्य तलवार, कालवेलिया, मछली एवं तांडा है। कंदी आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को दिया जाता है। यह सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही श्रृंगार यानी सज धज के रहने वाली जनजातियां हैं। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट मछली नृत्य। तो मछली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख में के साथ यह समाप्त हो जाता है। जब कोई खुशी आएगी तो यह नृत्य शामिल होगा, लेकिन दुख के साथ यह नृत्य खत्म हो जाता है। ये पहला नृत्य है ऐसा, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। यह नृत्य मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा में अधिक प्रचलित है। इसके बाद दोस्तों पारधी जनजाति हैं। पारधी जनजाति दोस्तों, पारधी जनजाति रायसेन भोपाल क्षेत्र में निवासरत है। दोस्तों जो हम भी थोड़ा भोपाल से अटैच हैं, तो इसके लिए मैंने इनका नाम हमारे इधर भी सुना है। तो दोस्तों लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर यह जनजाति बादशाह अकबर से के समय की शिकारी जनजाति है। पारधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती थी, किंतु वर्तमान में नहीं है। दोस्तों मैंने भी इनके ऐसे ही कुछ कांड सुने हैं जिसके कारण इनका इधर प्रचार है पारधी लोगों का। इसके बाद 11वीं जनजाति है दोस्तों पनिका जनजाति। तो देखिए दोस्तों पनिका जनजाति क्या है। तो पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल और उमरिया क्षेत्र में निवास करती है। यह कबीर के पंथी या अनुयायी होते हैं। ये कबीर के भक्त हैं दोस्तों या अनुयायी हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर करती है, यानी ये कपड़ों की बुनाई का कार्य भी करते हैं। इसके बाद उराव जनजाति। तो दोस्तों इनका क्षेत्र है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। मंडला और डिंडोरी इनका प्रमुख क्षेत्र है। इनका अन्य नाम क्या है कुरुखा है। इसके बाद प्रमुख नृत्य है सरहुल। इसके बाद इनके मुखिया को कहते हैं महतो। और विशेषता क्या है इनकी, पूजा स्थल क्या है बगिया है, और युवा गृह क्या है धुमकुरिया है। इसके बाद अब आते हैं बिंजवार जनजाति। तो देखिए दोस्तों बैगा जनजाति का विकसित वर्ग बिंजवार कहलाता है। बिंजवार बैगा जनजाति की एक उपजाति है। अब आती है दोस्तों 14वें नंबर पर कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति दोस्तों क्या है, कोरबा जनजाति कोल जनजाति की उपजाति है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवासरत है। कोरबा जनजाति की पंचायत म्यारी कहलाती है। अब आती है दोस्तों 15वें नंबर पे हलवा जनजाति। हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला, टिंडोरी क्षेत्र में निवासरत है। इसके बाद आती है कवार जनजाति। तो देखिए दोस्तों कवार जनजाति सीधी, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में निवासरत है। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। इनका प्रमुख नृत्य बार है। कवार लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। झारखंड और बगरा देव इनके प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं दोस्तों और जनजातियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों अब आती है हमारी 17वें नंबर की जनजाति। तो ये है खैरवार जनजाति। ये कत्था बनाने का कार्य करती हैं, जो कि हमारे एक कत्थे का कारखाना है शिवपुरी में। इसका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी व कैमूर पहाड़ी खरियाग में है। और 18वें नंबर पर है हमारी जनजाति। इसका विस्तार टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी और सागर और श्योपुर में मिलता है सोर जनजाति। इसके बाद अब आप देख सकते हैं जनजातियों के नृत्य बैगा जनजाति द्वारा। तो देखिए नृत्य कर्मा नृत्य कहाँ पर होता है, तो मंडला में होता है और बालाघाट में होता है। इसका परदोनी नृत्य कहाँ पर होता है, मंडला में होता है और बालाघाट में होता है। इसके बाद रीना नृत्य ये कहाँ पर होता है,
मंडला में और बालाघाट में। बिल्मा बिल्मा नृत्य कहाँ पर होता है? मंडला में और बालाघाट में। और सजनी दीवानी नृत्य कहाँ पर होता है? मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में। इसके बाद कोरकू जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो चटकोरा नृत्य है जो बैतूल और होशंगाबाद में होता है। और ठांडला नृत्य ये कहाँ पर है? बैतूल और डाडल नृत्य है, सॉरी। इसके बाद गदली नृत्य बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा में है। इसके बाद आता है अब नेक्स्ट भारिया जनजाति द्वारा। तो भडम नृत्य है छिंदवाड़ा और जबलपुर में। सैतम नृत्य भी है जो कहाँ पर है? छिंदवाड़ा और जबलपुर में। अब आता है मुड़िया जनजाति के नृत्य। तो इनका नृत्य क्या है? गौर, ये अनूपपुर और शहडोल में है। और पंडवानी नृत्य है, ये कहाँ पर है? अनूपपुर और शहडोल में है। गोंड जनजाति दोस्तों कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य, ये मंडला और बालाघाट क्षेत्र में है। और सैला नृत्य करती हैं जो छिंदवाड़ा और बालाघाट में है। और दोस्तों ये रेंडी इनका नृत्य है, ये छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में है। इसके बाद गोंचो नृत्य कहाँ पर है? मंडला और बालाघाट में। इसके बाद सहरिया जनजाति द्वारा। तो इनके क्या नृत्य हैं? तो इनका नृत्य है रागनी, ये कहाँ पर है? क्षेत्र इनका श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी। इसके बाद लहंगी जनजाति, लहंगी नृत्य कहाँ पर है? किया जाता है ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी में। इसके बाद दुलदुल घोड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ग्वालियर, श्योपुर और मुरैना में किया जाता है। तो एग्जाम की हेल्प से देखते हैं दोस्तों। वन्य संस्था, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने 25 मार्च 1980 को वन्य संस्था की स्थापना की थी। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद वन्य संस्था जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने और उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्यरत है। इसका जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र तो क्या है? भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा में है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का पहला जो रेडियो स्टेशन है वो। इसके बाद भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कौन सा है? बिजोरी है, छिंदवाड़ा में। इसके बाद कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में है। इसके बाद सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर में है। दोस्तों इसे भारत का क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया कहा जाता है। किसके लिए किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति कुपोषित है। इसके बाद एक बार फिर इनके देवी देवताओं पर नज़र डालते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर भील जनजाति के प्रमुख देवता हैं, कौन हैं? नहरजा कौन है? भील जनजाति के प्रमुख देवता हैं। और इनकी विशेषता क्या है? जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। इसके बाद भीलट देव भील जनजाति के हैं। नागदेव भी गौड़ जनजाति के हैं। बागेश्वर गौड़ जनजाति के हैं। दंड देवी तो ये कहाँ की हैं? कौन सी जनजाति? गजवा जनजाति के हैं। वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी। इसके बाद मारी देवी कौन है? तो ये कहाँ की हैं? गदवा की हैं और गदवा जनजाति से हैं और शिकार के देवता जिनका निवास स्थान वृक्ष में होता है। इसके बाद आते हैं भाटवर्षी देव। तो ये कौन सी जनजाति है? बार जनजाति में शिकार के देवता हैं। इसके बाद बड़ा देव, ये गौड़ जनजाति है, गौड़ों के सर्वोच्च देवता जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। इसके बाद नाखो कुबर देव, ये भील जनजाति के हैं, पशुओं की रक्षा करने वाले कौन है? देवता हैं। विशेषता है इनकी पक्षियों की रक्षा करना। और अब आता है बगरा देव। तो ये कंवार जनजाति के हैं और ये क्या करते हैं? जानवरों की सुरक्षा करने वाले देवता हैं। इसके बाद दोस्तों अब आती है हमारी जनजातियां कंप्लीट हो चुकी हैं पूरी, जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आती हैं हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियां। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में जनजातियां, चमार जनजाति। तो ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है और ये 47.3% क्षेत्र में है। और इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? सागर जिले में है। इसके बाद दूसरी जनजाति है इसमें
जनजाति आ रही है, जाति है कौन सी है, बलाही जनजाति, जो दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। इसका प्रतिशत है 11.7% उज्जैन में है। इसके इसके बाद आती है महार जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, जो 7.22% है और जो बैतूल में सर्वाधिक है। अन्य में हैं दोस्तों, अन्य में देख सकते हैं कोली, भंगी, बशोर, बराड़ी, कुम्हार, खंगार, कटिया, मेघवाल, खटीक, चड़ार, नट, धनुक, पाशी, दहेत, सिलावट और बड़हर है। नोट में देखिए दोस्तों, आप क्या क्या देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति जाटव, मोची और सतनामी जाति समूह है। विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मापदंड क्या है, तो कृषि की पुरातन पद्धतियां, स्थिर अथवा घटती जनसंख्या, दुर्गम अथवा दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास है इनका। इसके बाद साक्षरता का कम प्रतिशत है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां भारिया, बैगा और सहरिया अत्यंत पिछड़ी क्या है, जनजातियां हैं। अब आते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्थापित अधिकरण क्या है, तो देखिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा या राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर 3 पिछड़ी जनजातियों के लिए 11 स्थानों पर अधिकरण का गठन किया गया है, या अधिकरणों का गठन किया गया, जिसमें 15 जिले शामिल हैं। शहरिया विकास, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शहरिया विकास प्राधिकरण पढ़ा है। अब देख सकते हैं यहाँ से अधिकरण, तो ये कहाँ पर है, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर और अशोकनगर। इसके बाद बैगा जनजाति के लिए देखिए दोस्तों, बैगा विकास अधिकरण तो मंडला जिले में है, डिंडोरी जिले में है, शहडोल जिले में है, पुष्पराजगढ़ यानी अनूपपुर में है, और उमरिया में है, और बेहर यानी बालाघाट में है। भारिया विकास अधिकरण यानी प्राधिकरण भी है और इसका अधिकरण भी है, तो ये कहाँ पर है, तामिया, छिंदवाड़ा में है। इसके बाद अभी दोस्तों थोड़ा और बचा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य तो क्या है, कुल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला क्या कहलाता है, नियुतिया कहलाता है। अगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, ये इनके कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों। इसका भिम्मा जनजाति काफ़ी कम संख्या में राज्य के मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। धोकनी या भाती जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। मंडला जिले में बेगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं, जिन्हें बेगा चक कहा जाता है। इसके बाद हरिमन देव, नाहर देव, तेजाजी और कारस देव, दरेट देव आदि सहरिया जनजाति के देवता हैं एवं सीता इनकी आराध्य देवी हैं। बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया और दबार गांव को पुरोहित कहलाता है, यानी गांव का पुरोहित कहलाता है। इसके बाद बैगा जनजातियों में मुख्य रूप से 5 गोत्र होते हैं, कोरकू जनजाति और डोडबली जनजाति, जिरोती और पाला त्योहारों की मानी जाती हैं। इसके बाद 2011 जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में 40 अनुसूचित जातियां हैं और 48 अनुसूचित जातियां हैं, और 93 क्या है, अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी की संख्या है 93। इसके बाद गोंड जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी तथा रंग से सजा देती हैं, जिन्हें नहा ढोरा कहा जाता है। इसके बाद गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालीख आदि से फर्श पर ढलाई की जाती है, जिसे ढिगना कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कोल जनजाति के गांव के मुखिया महतो या चौधरी कहलाते हैं। इसके बाद कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें कोलहीन
टोला कहा जाता है। शहरी जनजाति को आदर के साथ खुटिया या खुटिया पटेल भी कहा जाता है। इसके बाद मंझवार जाति में जट गोदान का प्रचलन है।